हम्म। आजकल अगर कोई परिवार आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाता है तो तो हम तुरंत अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं या फिर कहते हैं कि उन्होंने कोई गलत निवेश कर दिया होगा। हाँ, जाहिर सी बात है। सबसे पहला ध्यान पैसों पर ही जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम एक ऐसे समाज के बारे में सोचें जहां एक पिता का दिवालिया होना, एक बेटी की जबरन शादी और अंततः उसका उसका वेश्यावृत्ति के रास्ते पर चले जाना, ये सब कोई हादसा न हो। मतलब ये सब कुछ उसी तथाकथित सम्मानित समाज द्वारा बहुत ही सलीके से गढ़ा गया एक जाल हो। एकदम सही। एक ऐसा जाल जिसके तार ड्राइंग रूम में बैठे संस्कारी लोगों के हाथों में है। तो आज हम जिस विषय की परतों को उधेड़ने वाले हैं वो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक ऐसी ही ऐतिहासिक और साहित्यिक फाइल है। हाँ, और ये कोई मामूली फाइल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास सेवा सदन की, जिसे उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे पास इस गहन चर्चा के लिए स्रोतों का एक बहुत ही शानदार स्टैक है, जिसमें डॉक्टर संतोष रामचंद्र आड़े का शोध पत्र शामिल है। हाँ, और साथ ही कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ, विकिपीडिया के तथ्य और कई बहुत ही दिलचस्प साहित्यिक समीक्षाएं भी हैं। तो हमारा आज का मिशन ये समझना है कि 1919 में प्रकाशित ये रचना 20वीं शताब्दी के शुरुआती भारत की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मशीनरी को कैसे बेनकाब करती है। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा खोल के समझते हैं। कहानी की शुरुआत कैसे होती है? इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि ये किसी वैश्यालय से शुरू नहीं होती। अच्छा। हाँ, मतलब अगर हमें किसी बीमारी के लक्षणों को समझना है तो हमें उसकी जड़ तक जाना होगा। प्रेमचंद हमें सीधे दाल मंडी यानी बनारस के उस मशहूर वैश्यालय में नहीं ले जाते। तो फिर वो हमें कहाँ ले जाते हैं? वे हमें एक बहुत ही सम्मानित मध्यवर्गीय परिवार के आंगन में ले जाते हैं। हमारी मुख्य पात्र है सुमन, एक सुंदर, चंचल, स्वाभिमानी और बहुत महत्वाकांक्षी लड़की। और उनके पिता? उनके पिता दरोगा कृष्णचंद्र एक बहुत ही ईमानदार पुलिस वाले हैं जो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये ईमानदारी एक बहुत ही क्रूर सामाजिक व्यवस्था के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है। और वो व्यवस्था है दहेज। स्रोत बताते हैं कि उस समय लड़के वालों की तरफ से जो मांग रखी गई थी वो 2000 रुपए नकद और 2000 रुपए शादी के खर्च की थी, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। बहुत ही बड़ी। इसे एक पुरानी सांस्कृतिक परंपरा की तरह देखने के बजाय अगर हम इसे एक आक्रामक कॉर्पोरेट टेकओवर की तरह सोचें तो तस्वीर साफ होती है। कॉर्पोरेट टेकओवर, ये तुलना बहुत दिलचस्प है। हाँ, मतलब दूल्हे का परिवार एक ऐसे क्रूर वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह बर्ताव कर रहा था जिससे सामने वाले की मजबूरी का पूरा फायदा उठाना है। हाँ, बिल्कुल। और दरोगा कृष्णचंद्र एक ऐसे छोटे स्टार्टअप की तरह थे जिन्हें बाजार में टिके रहने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा। 1919 के दौर में एक ईमानदार पुलिस अधिकारी के लिए 4000 रुपए की रकम उसकी जीवन भर की कमाई से भी कहीं ज्यादा थी। सही कहा आपने। और इस कॉर्पोरेट टेकओवर का मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है। अपनी बेटी के लिए एक तथाकथित सुशिक्षित वर पाने के दबाव में कृष्णचंद्र की नैतिकता टूट जाती है। वो टूट जाते हैं अंदर से। बिल्कुल। वे अपने जीवन के उसूलों से समझौता करते हैं, पहली बार रिश्वत लेते हैं और विडंबना देखिए कि उसी दिन पकड़े जाकर जेल चले जाते हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही दुखद है ना? प्रेमचंद यहाँ समाज से एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। अपराध असल में किसने किया? क्या कृष्णचंद्र ने, जिसने समाज की शर्तों को पूरा करने के लिए अपनी ईमानदारी बेची, या उस समाज ने जिसने एक पिता को इस कदर मजबूर कर दिया? कृष्णचंद्र की जेल जाने के बाद उस परिवार का जो हश्र होता है वो और भी भयावह। हाँ, आर्थिक तंगी आ जाती है। बिल्कुल। और उसी तंगी के कारण सुमन को गजाधर प्रसाद नाम के एक व्यक्ति के गले मड़ दिया जाता है। गले मड़ना ही कहेंगे इसे। ये शादी कम और एक तरह का सौदा ज्यादा लगता है। बिल्कुल, एक सौदे की तरह। अगर इसे हम आज के संदर्भ में देखें तो ये आधुनिक मैट्रिमोनियल साइट्स पर होने वाले उन सौदों जैसा है जहां इंसान के गुण नहीं बल्कि उसकी कीमत और हैसियत देखी जाती है। हाँ, और गजाधर प्रसाद न सिर्फ आर्थिक रूप से गरीब है बल्कि उसकी सोच भी बहुत संकीर्ण है। ऊपर से वो शराब पीने का आदी है। मतलब सुमन, जिसने अपने पिता के घर में एक अच्छा जीवन देखा था, अब एक ऐसे इंसान के साथ फंस गई है जो उसे एक जीवन साथी नहीं बल्कि अपनी जागीर या कोई वस्तु समझता है। सही कहा।
गजाधर की इस संकीर्णता के पीछे उसकी अपनी गहरी असुरक्षाएं काम कर रही थीं। असुरक्षाएं किस तरह की? कर देता है। हाँ, वो उसे दबाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। गजाधर सुमन की महत्वाकांक्षाओं को कुचलता है, उसे घर की चारदीवारी में कैद रखने की कोशिश करता है। और सुमन की ये घुटन सिर्फ एक घर की कहानी नहीं थी, ये उस समय के पूरे भारतीय विवाह ढांचे की एक केस स्टडी थी, जहां लड़कियों को बिना उनकी मर्जी के किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बांध दिया जाता था। एकदम सही बात है। और इसी घुटन के बीच एक ऐसी घटना होती है जो पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देती है। हाँ, वो सुभद्रा के घर वाला वाकया। एक दिन सुमन अपनी सहेली सुभद्रा के घर जाती है और उसे वापस लौटने में थोड़ी देर हो जाती है। सिर्फ थोड़ी सी देर, सिर्फ इतनी सी बात पर गजाधर का पुरुषार्थ और उसका अहंकार इस कदर हावी हो जाता है कि वो सुमन को घर से ही निकाल देता है। उपन्यास में उसका संवाद बहुत तीखा है। क्या कहता है वो? वो कहता है, चल छोकरी, मुझे ना चरा, ये झोपड़ी तेरे रहने योग्य नहीं है। और इतना ही नहीं, वो सुमन पर अपनी सहेली के पति पद्म सिंह के साथ चक्कर चलाने का घटिया आरोप भी लगाता है। ये उस दौर के पुरुष विशेषाधिकार का सबसे क्रूर रूप है। बिल्कुल। मतलब एक पति सिर्फ एक शक के आधार पर, या यूं कहें कि अपने अंगार को ठेस पहुंचने पर, अपनी पत्नी को आधी रात में सड़क पर फेंक सकता है। और समाज गजाधर से कोई सवाल नहीं करता। कोई सवाल नहीं करता कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन सुमन से 1000 सवाल किए जाते हैं। जब सुमन के लिए समाज के सारे सम्मानित दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब उसे मजबूरन दाल मंडी यानी बाजारे हुस्न की तरफ कदम बढ़ाना पड़ता है। रुकिए, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। क्या बात? सुमन उस घर से निकलकर दालम मंडी जाती है। उसे लगता है कि शायद वहां उसे गजाधर की तानाशाही से आजादी मिल जाएगी। लेकिन क्या ये सच में आजादी थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने घर के एक छोटे तानाशाह, मतलब एक माइक्रो डिक्टेटर से बचकर बाजार के दर्जनों तानाशाहों के बीच खुद को झोंक दिया। उसने सिर्फ शोषकों का पता बदला था, शोषण का तरीका नहीं। क्या प्रेमचंद का इशारा इसी तरफ था? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है आपका ये विश्लेषण। ये बिल्कुल सटीक है और यही वो बिंदु है जहाँ ये उपन्यास अपनी पूरी ऐतिहासिक गहराई में उतरता है। अच्छा, ऐतिहासिक गहराई कैसे? प्रेमचंद यहाँ सिर्फ एक महिला के पतन की बात नहीं कर रहे हैं, वे तत्कालीन बनारस के शहरी और राजनीतिक भूगोल को समझा रहे हैं। भूगोल? मतलब शहर के नक्शे की बात हो रही है? हाँ, डॉक्टर आड़े के शोध और विकिपीडिया के ऐतिहासिक संदर्भों से पता चलता है कि उस समय ब्रिटिश राज के तहत नगर पालिकाओं को आधुनिकीकरण और शहरीकरण का जिम्मा मिल रहा था। साफ सफाई का अभियान? बिल्कुल, साफ सफाई और नैतिकता के नाम पर एक बड़ा अभियान चल रहा था, जिसमें वेश्याओं को शहर के बीचों बीच यानी चौक इलाके से हटाकर शहर के किनारे धकेला जा रहा था। अरे बाप रे! तो मतलब समाज अपनी गंदगी या अपनी बनाई इस कुप्रथा को खत्म करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था? बिल्कुल नहीं। वो बस उस गंदगी को अपनी आंखों से दूर शहर की सरहद पर शिफ्ट कर रहा था, ताकि सज्जन लोगों का पवित्र चेहरा बेदाग दिख सके। ये तो हिपोक्रेसी की हद है। और इसी हिपोक्रेसी को उपन्यास का एक पात्र अनिरुद्ध सिंह बहुत बेबाकी से उजागर करता है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि हमारे शिक्षित भाइयों की बदौलत ही दाल मंडी आबाद है, चौक में चहल पहल है। मतलब दिन के उजाले में जो लोग समाज के ठेकेदार बने फिरते हैं, वही रात के अंधेरे में अपनी लालसाएं पूरी करने के लिए दाल मंडी जाते हैं। एकदम सही। प्रेमचंद ये स्थापित करते हैं कि दाल मंडी सिर्फ कुछ मजबूर औरतों का ठिकाना नहीं है, बल्कि वो इस तथाकथित सभ्य समाज की अपनी उपज है। हाँ, उन्होंने ही तो इसे बनाया है। और इस दोहरेपन को दर्शाने के लिए ही शायद इस उपन्यास के 2 अलग-अलग शीर्षक हैं। अच्छा, तभी। हाँ, उर्दू में बाजारे हुस्न, जो उस बाजार की क्रूर वास्तविकता को दिखाता है, और हिंदी में सेवा सदन, जो कहानी के उस हिस्से को दर्शाता है जहां सुमन प्रायश्चित की राह चुनती है। अब जब हम बाजारे हुस्न की बात कर रहे हैं तो सुमन का वो भ्रम भी बहुत जल्दी टूट जाता है जिसके सहारे वो वहां गई थी। बिल्कुल टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये दुनिया कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है, ये एक तृष्णा सागर है, एक ऐसा समुद्र जहां प्यास कभी नहीं बुझती और जहां आने वाले लोग अंदर से पूरी तरह खोखले होते हैं। हाँ, वहाँ प्यार या सम्मान नाम की कोई चीज नहीं है। बस पैसे और वासना का एक विभत्स खेल है।
इस खोखलेपन को महसूस करने के बाद वो विट्ठलदास जैसे एक समाज सुधारक की मदद से उस दुनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने का फैसला करती है। कुछ समीक्षाओं में इन्हें माधव के नाम से भी जाना गया है। हाँ, लेकिन दाल मंडी से बाहर निकलना उतना आसान नहीं था जितना वहां पहुंचना। ऐसा क्यों? समाज ने तो उसे स्वीकार कर लिया होगा ना? बिल्कुल नहीं। जब सुमन वापस समाज में आती है तो कोई भी उसे खुले हाथों से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस सामाजिक कलंक का असर सिर्फ सुमन पर ही नहीं बल्कि उसके परिवार पर भी पड़ता है। हाँ, वो शांता वाला किस्सा। कहानी में सुमन की बहन शांता का एक उपकथानक है जो बहुत महत्वपूर्ण है। सुमन के वेश्या बनने के कारण शांता का घर भी टूट जाता है। मतलब समाज के इस आडंबर का शिकार एक और निर्दोष लड़की होती है। बिल्कुल। और ये समाज कितना डरपोक है। इसका उदाहरण सदन नाम का पात्र है। हाँ, सदन का रवैया बहुत कुछ कहता है। सदन शांता को अपनाता तो है, लेकिन समाज के डर से उसे वो सम्मान या वो दर्जा नहीं दे पाता जिसकी वो हकदार है। वो सुमन के साये से भी ऐसे दूर भागता है जैसे जैसे उसे कोई छूत की बीमारी हो। शोध पत्र में स्पष्ट है कि सदन सुमन पर दया महसूस करता था। जाने या उसे खुले आम अपनी रिश्तेदार मानने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ये उस समय की एक बहुत ही कड़वी जमीनी हकीकत थी। एक बार जिस स्त्री के नाम के साथ दाल मंडी जुड़ गया, उसके लिए सभ्य समाज के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते थे। इसीलिए सुमन को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। हाँ, वो किसी पुरुष या समाज की मोहताज बने बिना वेश्याओं की बेटियों के लिए एक अनाथालय या आश्रम खोलती है जिसका नाम रखा जाता है सेवा सदन। और वो अपना पूरा जीवन उन बच्चियों की शिक्षा और सेवा में समर्पित कर देती है ताकि जो कुछ उसके साथ हुआ वो अगली पीढ़ी के साथ ना हो। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि उसका पूर्व पति गजाधर, जो इस पूरे पतन का एक बड़ा कारण था, अंत में साधु बनकर अपने किए का प्रायश्चित करता है। यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी वैचारिक उलझन हो रही है और मैं इस पर मुंशी प्रेमचंद से सीधे सवाल पूछना चाहूंगा। वो क्या? सुमन दाल मंडी छोड़ती है और एक अनाथालय की संचालिका बन जाती है। क्या प्रेमचंद ने सच में सुमन को आजाद किया? ये एक बहुत गहरा सवाल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने एक स्वतंत्र स्वाभिमानी स्त्री को महज एक आदर्श भारतीय नारी के सांचे में फिट करने के लिए अनाथालय में डाल दिया। हाँ, ये एक नजरिया हो सकता है। मतलब क्या अपनी सारी इच्छाओं, अपनी कामुकता और अपने सपनों को मारकर सिर्फ दूसरों की सेवा करना ही एक स्त्री की नियति है? क्या ये सेवा सदन असल में पितृसत्ता का ही एक नया, ज्यादा संस्कारी और स्वीकार्य पिंजरा नहीं है? ये एक बहुत ही शानदार और तीखा सवाल है और साहित्य जगत में आज भी इस पर बहस होती है। डॉक्टर आड़े का शोध पत्र भी इस आलोचनात्मक पहलू को छूता है। तो इसका जवाब क्या है? इस उलझन को सुलझाने के लिए हमें उस दौर को समझना होगा। मुंशी प्रेमचंद 1910 और 1920 के दशक में लिख रहे थे। इसे आप राष्ट्रवादी और सुधारवादी दौर के रूप में समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब उस समय के राष्ट्रवादी आंदोलन का सुमन की आजादी से क्या लेना देना? उस दौर को ऐसे समझिए कि भारतीय समाज ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी की मांग कर रहा था, लेकिन अंग्रेज लगातार ये तर्क देते थे कि भारतीय समाज असभ्य है। कि हमारी प्रथाएं पिछड़ी हुई हैं। हाँ, और इसलिए वे कहते थे कि हम स्वशासन के लायक नहीं हैं। इसके जवाब में भारतीय राष्ट्रवादियों को अंग्रेजों के सामने ये साबित करना था कि हम नैतिक रूप से बहुत ऊंचे और संस्कारी हैं। अच्छा, और इस संस्कारी छवि का पूरा भार औरतों के कंधों पर डाल दिया गया। बिल्कुल। राष्ट्रवादी एजेंडे को एक ऐसी आदर्श नारी की जरूरत थी जो करुणा, दया और त्याग की मूर्ति हो। एक स्वतंत्र, अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने वाली स्त्री उस समय के राष्ट्रवादी नैरेटिव के लिए खतरा थी। तो आप कह रही हैं कि प्रेमचंद जैसे युग प्रवर्तक लेखक भी उस समय के इस राजनीतिक और सामाजिक दबाव से अछूते नहीं थे? बिल्कुल नहीं। उन्हें अपनी नायिका को पवित्र साबित करने के लिए उससे उसकी व्यक्तिगत इच्छाओं का बलिदान करवाना ही पड़ा। सटीक। अगर आप सेवा सदन की तुलना उसके कुछ ही समय पहले आए उर्दू उपन्यास उमराव जान अदा से करें तो ये अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। उमराव जान अदा में क्या अलग था? मिर्जा हादी रुस्वा की नायिका उमराव जान अपनी कला, अपनी बुद्धिमत्ता और यहाँ तक कि अपनी वेश्यावृत्ति के साथ एक बहुत ही स्वायत्त जीवन जीती है। वो अंत में कोई प्रायश्चित नहीं करती? नहीं, वो साध्वी नहीं बनती। लेकिन प्रेमचंद का उद्देश्य अलग था।
वे समाज को सुधारना चाहते थे और उनके सुधार की कल्पना में स्त्री को अपनी कामुकता और व्यक्तिगत इच्छाओं को कुचलना ही पड़ता था। ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज था। हाँ, और ये प्रेमचंद का अंतर्द्वंद्व भी दिखाता है। वे समस्या को बहुत बेबाकी से उठाते हैं, लेकिन समाधान के मामले में वे उस दौर की सीमाओं में बंधे हुए नजर आते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प परिप्रेक्ष्य है। तो चलिए अब इन सारे तारों को एक साथ जोड़ते हैं। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? 1919 में लिखा गया ये उपन्यास आज 2026 में भी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके प्रभाव का दायरा देखिए। स्रोतों में उल्लेख है कि सेवा सदन पर जॉर्ज इलियट और रूसी लेखक अलेक्जेंडर कुप्रीन की रचना यामा द पिट का गहरा प्रभाव था। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। और इस उपन्यास की कहानी इतनी कालजयी थी कि 1938 में महान कर्नाटिक गायिका MS सुब्बालक्ष्मी ने इसी पर आधारित तमिल फिल्म सेवा सदनम से अपना फिल्मी सफर शुरू किया था। अरे वाह! और हाल ही में 2014 में बाज़ारे हुस्न नाम से भी एक फिल्म बनाई गई। एक सदी से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन ये कहानी हमें छोड़ती नहीं है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये कहानी हमें इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि प्रेमचंद ने जो आईना 1919 में दिखाया था, उसमें हम आज भी अपनी शक्लें देख सकते हैं। बिल्कुल। प्रेमचंद सिर्फ समस्या के दर्शक नहीं थे, वे उसमें हस्तक्षेप करते हैं। वे ये स्थापित करते हैं कि जब कोई स्त्री परिस्थितियों से हार कर कोई गलत रास्ता चुनती है तो असली अपराधी वो स्त्री नहीं है। असली अपराधी वो असंवेदनशील और पाखंडी समाज है जिसने उसके लिए सम्मान के साथ जीने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। एकदम सही। विवाह जैसी संस्थाओं में मौजूद कमियां, शिक्षा के नाम पर पनपता पाखंड और खोखली नैतिकता, इन सब पर प्रेमचंद का प्रहार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और अगर हम आज की बात करें तो क्या महिलाओं को अपने अधिकारों, अपने सम्मान और अपनी शर्तों पर जीवन जीने के लिए इन्हीं सामाजिक पाखंडों का सामना नहीं करना पड़ता? बिल्कुल करना पड़ता है। हमने भले ही दहेज देने के तरीके बदल लिए हो, आज हम उसे गिफ्ट या स्टेटस सिंबल का नाम दे देते हैं, लेकिन वो जो लेन देन का मूल विचार है वो आज भी कायम है। हाँ, वो मानसिकता नहीं बदली है। हमने शादियों को और भव्य बना दिया है, लेकिन उसके पीछे की असुरक्षाएं आज भी गजाधर प्रसाद जैसी ही है। और यही इस गहन चर्चा का सबसे बड़ा सबक है। प्रेमचंद हमें यह याद दिलाते हैं कि कोई भी समाज तब तक स्वस्थ या आधुनिक नहीं कहला सकता जब तक वो अपनी आधी आबादी को बिना शर्त सम्मान और अपनी इच्छा से जीने की आज़ादी ना दे। हम सिर्फ नई इमारतें बनाकर या पुरानी कुप्रथाओं को नए नाम देकर आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल नहीं। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए अगर हम उस पूरे सफर पर नजर डालें जो दरोगा कृष्णचंद्र की ईमानदारी के टूटने से शुरू हुआ था और सुमन के सेवा सदन पहुंचने पर खत्म हुआ, तो एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। क्या सवाल? उपन्यास के अंत में सुमन को तो सेवा सदन मिल गया, उसने सेवा का मार्ग अपना लिया और समाज ने भी राहत की सांस ली कि चलो उसने पाप का रास्ता छोड़ दिया और हमारी नैतिकता बच गई। हाँ, समाज तो यही सोचे है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या समाज ने सच में उन रास्तों को हमेशा के लिए बंद किया जो एक मजबूर स्वाभिमानी लड़की को बाजारे हुस्न तक ले जाते हैं? या फिर 100 साल के इस सफर में हमने बस अपने दहेज, अपने शोषण और अपनी उस खोखली नैतिकता को छुपाने के लिए और ज्यादा आधुनिक, अदृश्य और चमचमाते तरीके इजाद कर लिए? ये तो बहुत ही चुभने वाला सवाल है। शायद वो ढांचा आज भी उतना ही खोखला है, बस हमने उस पर एक बहुत ही खूबसूरत आधुनिक पेंट कर दिया है। इसी विचार के साथ आज के इस गहन